अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के खुद तशख़ीसी सवालात का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें वो बाकी सारे खुद तशख़ीसी सवालात उनकी सरगर्मी को करेंगे जो रह गई थी। ये सारे इसलिए ज़रूरी हैं करना क्योंकि बोर्ड में इसमें से मुख्तसर सवालात अक्सर व बेशतर आ जाते हैं। तो इनके सवालात के जवाबात को समझने के लिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अब हम बाब नंबर 4 के खुद तशख़ीसी सरगर्मी वाले दूसरे हिस्से की तरफ चल रहे हैं। ये सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं खुद तशख़ीसी सरगर्मी 4.3 के सवाल नंबर 1 से। किस किस्म के एलिमेंट्स मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं? याद रखिएगा, मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स के एटम बनाते हैं, यानी कि मेटल्स के एटम आपस में, मेटल्स जो होती हैं वो आपस में मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ये एक असूल है कि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स के एटम बनाते हैं। मेटल्स में न्यूक्लियस की गिरफ्त बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर क्यों कमज़ोर होती है? उसकी पहली वजह जो है वो तो ये है कि मेटल के एटम बहुत बड़े साइज के होते हैं। मेटल्स के एटम का साइज बड़ा होता है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। और उनके दरमियान शील्डिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान या न्यूक्लियस के ऊपर या मेटल्स के एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो गिरफ्त है बैरूनी इलेक्ट्रॉन पे कमजोर हो जाती है। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन आजादाना हरकत क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि वो किसी एक एटम से जुड़े नहीं होते, उन पे मेटल्स के एटम की गिरफ्त कमजोर होती है। तो आप यहां लिखेंगे किसी एक एटम से जुड़े नहीं होते। एक एटम से जुड़े नहीं होते। और दूसरा, अगर कोई मेटल के एटम उनको पकड़ने की कोशिश भी करता है तो उसकी गिरफ्त कमजोर होती है। लिहाजा कमजोर गिरफ्त और किसी एक एटम से ना जुड़े होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आजादाना हरकत करते हैं। मेटल्स में किस किस्म के इलेक्ट्रॉन एटम को यकजा रखते हैं? देखें, इन इलेक्ट्रॉन के लिए खास लफ्ज है फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं मेटल के एटम को यकजा रखते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाने देते। 5वां, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तारीफ करें। HCl के मॉलिक्यूल में इन फोर्सेस की निशानदही करें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तारीफ बड़ी सादी सी है। उसके लिए आप मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का लेक्चर पढ़ सकते हैं। अब वैसे हम ये बता सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस असल में मॉलिक्यूल्स के दरमियान कमजोर सी कशिश या अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है, या मॉलिक्यूल्स जिसकी मदद से एक दूसरे की तरफ कशिश करते हैं। HCl के मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस हैं, HCl के मॉलिक्यूल में इन फोर्सेस की निशानदही कर देते हैं। ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे हमेशा की तरह पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के साथ अट्रैक्शन बनाता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मनफी सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के प्लस चार्ज वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचता है। एक मॉलिक्यूल में डाइपोल क्यों वजूद में आते हैं? एक मॉलिक्यूल में डाइपोल इसलिए वजूद में आते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा फर्क हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा फर्क हो तो डाइपोल वजूद में आता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा फर्क है। देखें 1 का फर्क है, जिसकी वजह से क्लोरीन मनफी पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कर लेता है, रख लेता है, जिसकी वजह से उन पे मॉलिक्यूल जो होता है वो डाइपोल बन जाता है। हैलोजन ग्रुप के मॉलिक्यूल्स में कशिश की डाइपोल फोर्सेस क्यों नहीं पाई जाती? बड़ी सादी सी बात है। हैलोजन ग्रुप के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें कशिश आयोडीन और ब्रोमीन में किसी हद तक होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेकिन डाइपोल फोर्सेस नहीं होती। क्यों? डाइपोल फोर्सेस उनमें होती हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ये तमाम के तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। वजह इनके ये एक जैसे एटमों से मिलकर बने हुए हैं, लिहाजा एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, उनमें डाइपोल फोर्स नहीं पाई जाती। कशिश पाई जा सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जा सकती है, लेकिन वो डाइपोल किस्म की नहीं होगी, वो किसी और किस्म की होगी, जिसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि इनमें एक जैसे एटमों से मिलकर बने होने की वजह से कशिश डाइपोल फोर्सेस की सूरत में नहीं पाई जाती। HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की फोर्सेस कौन सी पाई जाती हैं? HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो कशिश की कुव्वत पाई जाती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो किस्म उसमें पाई जाती है वो डाइपोल फोर्स होती है, डाइपोल फोर्सेस होती हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज याद रखिएगा, HCl में यही क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि HCl का मॉलिक्यूल पोलर होता है। जो मॉलिक्यूल पोलर होगा उसमें डाइपोल फोर्सेस पाई जाएंगी। अब ये पोलर क्यों होता है? उसकी वजह ये है पोलर होने की कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं वो डाइपोल होती हैं, यानी कि 2 मुखालिफ सिरों के दरमियान। अब हम चलते हैं अगली खुद तशखीसी सरगर्मी की तरफ। अब हम खुद तशखीसी सरगर्मी 4.4 करते हैं। पहला सवाल, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? देखिए, इसका जवाब छुपा है इस बात में कि आयनिक कंपाउंड मिलके किससे बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलके बने होते हैं, और आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आयंस को अलहदा करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि उनके दरमियान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स या बहुत मजबूत बॉन्ड का होना उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप बड़ी सादी सी बात करें कि आयंस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में जुड़े होंगे तो उनको अलहदा करना मुश्किल होता है, यानी कि उनके दरमियान जो आयनिक बॉन्ड होता है मजबूत होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, लिहाजा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेलेबिलिटी से क्या मुराद है? देखें, 2 लफ्ज हैं, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का जो मतलब होता है ना वो ये होता है कि आप किसी मेटल को कूट कर शीट में तब्दील कर दें। अच्छा, मेटल को कूट कर अगर आप शीट में तब्दील कर देंगे तो वो कहलाएगी मेलेबिलिटी। याद रखिएगा, मेलेबिलिटी का मतलब है मेटल कूट कर शीट में तब्दील करना। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल को दबा कर खींच कर तार में तब्दील करना, बारीक सी तार में तब्दील करना। मसलन सोना है, सोना बड़ा अच्छा मेलिएबल और डक्टाइल है, लिहाजा हम उसके बहुत से मुख्तलिफ किस्म के जेवरात बनाते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है मेटल को कूट कर शीट में तब्दील करना। कुछ मेटल बहुत अच्छी मेलिएबल होती है, कुछ बहुत बुरी होती हैं। आयरन बहुत अच्छा मेलिएबल है, सोडियम बहुत बुरा मेलिएबल है। आयनिक कंपाउंड पानी में आसानी हल क्यों हो जाते हैं? देखें, इस पे तो बड़ी सादी सी बात है। एक असूल है सोलेबिलिटी का, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है जो जैसा है वैसे में हल होगा। आयनिक कंपाउंड पानी में इसलिए हल हो जाते हैं क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है। इसमें यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, और आयनिक कंपाउंड जो है उसमें तो वैसे ही चार्जेस मौजूद हैं। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड और पानी की नेचर
फितरत किसी हद तक एक जैसी है, लिहाजा ये एक दूसरे को हल कर लेते हैं। मतलब पानी में आयनिक कंपाउंड डालो तो बड़ी आसानी से हल हो जाता है, क्योंकि इनकी फितरत एक जैसी लगती है। दोनों में चार्जेस का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि एक दूसरे में ये हल हो सकते हैं। चौथा सवाल, आयनिक कंपाउंड में किस किस्म का बॉन्ड पाया जाता है? याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड, पहली बात तो ये बनते कैसे हैं। आयनिक कंपाउंड बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के मिलने से। मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल ठीक हो गया। और इससे यानी कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके आयंस बनाते हैं, और आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो बॉन्ड है, वो होगा आयोनिक बॉन्ड। लिहाजा आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो हमने यहाँ लिखना है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के आयन से मिलकर बनते हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। पांचवा सवाल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं? इसका जवाब ना बड़ा सादा सा है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। मिसाल के तौर पे मीथेन का मॉलिक्यूल छोटा होता है और डिकेन यानी कि C10H22 का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है मीथेन के मुकाबले में। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अपने मुकाबले के छोटे मॉलिक्यूल के मुकाबले में ज्यादा हो जाता है। तो आप लिखेंगे बड़े साइज के मॉलिक्यूल का जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतनी ज्यादा अच्छी वो मॉलिक्यूल आपस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टिव फोर्स बना सकता है, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। अट्रैक्शन वही तो अट्रैक्शन तोड़ना असल में मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो मैं ये कहूंगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने से इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब हम चलते हैं छठे सवाल की तरफ। दर्ज झेल एलिमेंट्स के जोड़ों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना फर्क पाया जाता है? इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड की वजाहत करें। पहला है ए, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन की होती है 2.2, क्लोरीन की होती है 3.2। तो इनमें जो फर्क पाया जाता है वो पाया जाता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब आप कहेंगे आयनिक क्यों नहीं बन रहा? आयनिक इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेशक अच्छा फर्क है, मगर ये दोनों नॉन मेटल हैं, लिहाजा इनमें बॉन्ड जो बनेगा वो कोवलेंट बनेगा लेकिन होगा पोलर। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 के बराबर होती है। मैं इसे 0.9 लिख लेता हूँ आसानी के लिए, या 0.93 ही लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की 2.2 के बराबर होती है। तो अगर इनका मैं फर्क निकालूं तो तकरीबन ये जो फर्क बनता है 1.27, या आप उसे 1.3 के बराबर कर लें राउंड ऑफ करके। 1.3 का फर्क बहुत अच्छा फर्क है। और एक बात, सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जिसकी वजह से इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो पहली बात है आयोनिक बनेगा। हाँ, किसी हद तक आयनिक होगा, कोवलेंट भी इसमें फितरत पाई जाएगी, लेकिन चूंकि एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड है लिहाजा ये आयनिक होगा, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बड़ा अच्छा फर्क है। सी, सोडियम और आयोडीन के दरमियान सोडियम की होती है 0.93, आयोडीन की होती है 2.7। अगर मैं इनका फर्क जांचना चाहूं तो इनके दरमियान जो फर्क बनता है वो तकरीबन 1.77 का बनता है, यानी कि 1.8 कर लें तकरीबन। अब 1.77 का जो फर्क है ये बहुत ज्यादा फर्क, और सोडियम वैसे भी मेटल है और आयोडीन नॉन मेटल है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बनेगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? आयोनिक बनेगा।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम हमेशा की तरह 3.2 लिखते हैं और पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.82। इनमें जो फर्क है तकरीबन 2.38 या तकरीबन 2.4 का है। अब ये फर्क बहुत बड़ा है। दूसरी बात, पोटाशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो लिहाजा इनमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? आयोनिक होगा। ए के अलावा तमाम में आयनिक बॉन्ड है। हाँ, पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है, लिहाजा उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो मुख्तलिफ होगा, जिनमें फर्क कम है उसके मुकाबले में। सोडियम और आयोडीन में जो फर्क है वो आपके सामने है, और यही फर्क आपका मैंने सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान बताया है। आखिरी हिस्सा, इन जोड़ों के कंपाउंड्स को इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के बढ़ते हुए आयनिक ताकत के मुताबिक तरतीब दें। देखें, सबसे पहले तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा फर्क है वो लिखें। वो कौन सा है? पोटाशियम और क्लोरीन का डी। तो ये सबसे ज्यादा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है 2.38 का, तो इनको मैं सबसे पहले लिखूंगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के लिहाज से आयनिक ताकत सबसे ज्यादा है। फिर बड़ा मुंह जो होगा इस साइन का हिसाब के, वो ये साबित करता है कि जिसका बड़ा मुंह है यानी कि ये वाला हिस्सा है वो चीज बड़ी है, और जिसका छोटा मुंह है वो चीज छोटी है। उसके बाद जो फर्क है वो सोडियम और आयोडीन में है। तो सोडियम आयोडाइड, इसमें फर्क कितना है? तकरीबन 1.77 का। और सोडियम हाइड्राइड में कितना फर्क है? तकरीबन 1.3 का। और हाइड्रोजन और क्लोरीन में कितना फर्क है? 1 का। तो लिहाजा ये तीन तो है ही आयनिक बॉन्ड, लिहाजा इनकी आयनिक ताकत पोटाशियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम हाइड्राइड की, फिर सोडियम हाइड्राइड की, और सबसे कम होगी। जो बॉन्ड सबसे कम मजबूत होगा वो हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा, ये सबसे कमजोर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।